भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों में एक समानता जो बार बार मिलती है, घटना का जिक्र बार बार होता है, वह घटना होती है विश्वासघात की, गद्दारी की, जहां भारतीय योद्धाओं के साथ किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपनों ने ही गद्दारी की थी। आज 5 नवंबर की तारीख है एक महान योद्धा के बलिदान की, जिसके बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया। दरअसल मुगलिया समर्थक इतिहासकारों ने हमेशा भारत के साथ गद्दारी की और हमारे इतिहास की शौर्य गाथाओं को कम कर बताया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विदेशी आक्रांता शक्ति या बल से भारतीय राजाओं को परास्त कर सकें। सिकंदर के आक्रमण से लेकर मराठाओं के हिंदवी राज के पतन और उसके बाद 1857 की क्रांति की असफलता में एक ही कहानी समान रूप से बार बार आई। वो कहानी है गद्दारी की। आज 5 नवंबर की तारीख हम भारतीयों को इसलिए याद नहीं करवाई जाती क्योंकि हमारे देश के चंद गद्दार इतिहासकारों ने मुगलों के महिमा मंडन में कुछ ऐसा कर दिया कि हमें भारत के नेपोलियन कहलाने वाले हेमचंद्र भार्गव के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। एक ऐसा महान योद्धा जिसे हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, हेमू के नाम से जानते हैं, हेमू हेमचंद्र के बारे में आज हमको जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं पवन केसवानी राष्ट्रबोध से। आज मैं आपको भारत के सितारे हेमू हेमचंद्र के बारे में जो बातें बता रहा हूँ वह हमें जाननी समझनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास को और गद्दारी की कहानी को अगर नहीं समझे तो आने वाले वक्त के लिए हम सचेत रहें, अपने इतिहास पर गौरव कर सकें। हेमू हेमचंद्र भारत के योद्धाओं में वो सितारे थे जिन्होंने कभी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। 5 नवंबर 1556 में एक गद्दारी का तीर आकर उन्हें लगा और हमारे माथे में एक बार फिर मुगलिया सल्तनत की गुलामी की लकीर खींच ली गई। हमारे स्कूल कॉलेजों के सिलेबस में कभी भी हेमू की वीर गाथा को उस ढंग से नहीं बताया गया जैसे फर्जी तरीके से अकबर को महान बताया गया। कभी ये नहीं बताया गया कि आखिर वीर योद्धा हेमचंद्र भार्गव को वो तीर किसने मारा था, बल्कि इतिहास में तो उनके बारे में कई जगह अपशब्द तक लिखे गए। महान विजेता हेमचंद का जन्म रिवाड़ी में हुआ था। तारीख तो ठीक से नहीं पता है लेकिन उनका जन्म 1501 में हुआ था। वे एक साधारण भार्गव ब्राह्मण परिवार से थे। अपने पराक्रम और शौर्य के कारण वे दक्षिण के राजा आदिल शाह के प्रधान सेनापति हुए। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और सब में सफलताएं हासिल की। अपने युद्ध कौशल और अपने अदम्य साहस के लिए वे जाने जाते थे, लेकिन उनके हृदय में भारतीयता थी। भारतीय संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाकर उन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। लगातार वे मुगलिया सल्तनत के पैर उखाड़ते गए। आगरा पर उन्होंने कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने 1555 में दिल्ली कूच किया और उन दिनों दिल्ली पर शेरशाह सूरी के वंशजों का कब्जा था। शेरशाह सूरी 1545 में रानी दुर्गावती के हाथों कालिंजर के युद्ध में मारा गया था। वही सुविख्यात रानी दुर्गावती जो बाद में गोंडवाना की रानी बनी, जिसका अकबर के सेनापति आसफ खान के साथ भयानक युद्ध हुआ और युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं इधर उधर भागता रहा और अपने परिवार के साथ वो काबुल भाग गया, लेकिन उसका संपर्क दिल्ली से बराबर बना रहा। हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी चाहता था। इसके लिए बैरम खां भारत के गद्दारों की तलाश कर रहा था। इसी दौरान हेमू हेमचंद ने दिल्ली पर धावा बोला और अफगानों को पीछे ढकेलकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खां ने सूरी के वंशजों को अपने साथ मिलाया और अपनी सेना की जमावट करने लगा। वहीं बैरम खां गद्दारों के साथ मिलकर उसने 1556 पे दिल्ली पर पुनः धावा बोला, लेकिन महान योद्धा हेमू हेमचंद के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने उनके पैर उखाड़ दिए। एक बार फिर मुगलों की भारी पराजय के बाद बैरम खां ने अली कुली खान शैबानी की घुड़सवार सेना के साथ मिलकर अपना प्रयास जारी रखा। उस दौरान उसने दिल्ली के बाहर करीब 8 मील का लंबा कैंप लगाया था। महान योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य के पराक्रम का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वे स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध में शामिल होते थे, जबकि उन दिनों मुगलों की रणनीति यह रहती थी कि शासक और सेना के नायक हमेशा युद्ध से दूर रहते थे। वे भारतीय योद्धाओं को ही हमेशा आगे रखते थे। इस युद्ध में भी ऐसा ही हुआ। बाईं ओर से अली कुली खान शैबानी ने अब्दुल्ला खां और सिकंदर खां को रखा था, जबकि दाईं ओर से मोहरा हसन कुली बेग और शाह कुली मरहम के नेतृत्व में सूरी और मुगल की सेना आगे बढ़ रही थी। इस तरह से युद्ध आरंभ हुआ। हाथी पे सवार रणभूमि पर हेमचंद्र विक्रमादित्य आगे बढ़ रहे थे। उनके एक तरफ उनकी बहन का बेटा राम्या और दूसरी तरफ शादी खान कक्कड़ उनके साथ थे। इस भयानक युद्ध में मुगल और अफगानी सेना के पैर उखड़ गए। गाजर मूली की तरह काटते हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना आगे बढ़ रही थी। विजय सुनिश्चित लग रही थी
तभी अचानक इस विजेता योद्धा के आंख में आकर एक तीर लगी। उस तीर लगने से उनकी मौत हो गई। वो तीर किसने मारा यह आज तक खुलासा नहीं हो सका। दरअसल हमारे आजाद भारत के गद्दार इतिहासकारों ने हमेशा भारत के शौर्य और पराक्रम को छुपा कर रखा। हमेशा ये बताने की कोशिश होती रही कि भारत के लोग सैकड़ों सालों तक गुलाम रहे। दरअसल भारत कभी गुलाम नहीं रहा, बल्कि अपने गद्दारों और विश्वासघाती लोगों के कारण भारत को कमतर बताया गया। यह साजिश आजाद भारत में चलती रही। उस गद्दारी की तीर के बाद 13 साल के अकबर को दिल्ली की गद्दी में बिठा दिया गया। वही अकबर जिसे आज महान बताया जाता है, वही अकबर जिसने अपने हरम में सैकड़ों औरतें रखी थी, वही अकबर जिसने हिंदू मंदिरों को गिराया, वही अकबर जिसने आतताइयों को बढ़ावा दिया, वही अकबर जिसने भारत पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी। इस अकबर को महान बताने का क्या तुक था? एक विदेशी आक्रांता जिसके लिए हमारे ही इतिहासकारों ने इतना महिमा मंडन किया। आप समझ सकते हैं कि आजाद भारत में किस तरह गुलामों वाली गद्दारी चलती रही। अब वक्त आ चुका है कि हम समझें, आत्मसात करें कि आखिर नए भारत को हमें कैसे देखना है, कैसे समझना है। और यहाँ प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या गलत इतिहास से सबक लेकर इतिहास का पुनर्लेखन जरूरी है या नहीं? कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर लिखिएगा। राष्ट्रबोध के अपने इस जनमंच के साथ आप बने रहें, सब्सक्राइब करना न भूलें और आज 5 नवंबर की तारीख को न भूलें जब हेमचंद्र विक्रमादित्य का आज बलिदान दिवस है। शौर्य गाथा हम आने वाली पीढ़ियों को भी बताएं। नमस्कार।